नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम साइंस के क्लास में जो हम लोग पिछले क्लास पढ़े हुए थे मानव नेत्र, क्या पढ़ रहे हैं बाबू? मानव नेत्र। और बहुत ही एक इंटरेस्टेड चैप्टर है, ये बहुत ही मजेदार बनने वाली ये चैप्टर है। और आपको बता दें कि ये मानव नेत्र का हम पार्ट 1 पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा दिए हैं, पिछले वाले पार्ट में पढ़ा दिए हैं। जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक ले लेंगे और उससे वहां से आप पार्ट 1 की तैयारी कर सकते हैं। तो मानव नेत्र में बहुत पार्ट 1 के साथ साथ अब हम पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। कौन लेकर आए हुए हैं बाबू? पार्ट 2 लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हुए हैं? पार्ट 2 हमारा है। और पिछले हम मानव नेत्र में आपको 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को हम बताए हुए थे, समझाए हुए थे। अब हमारा पार्ट 2 में 25 के आगे क्वेश्चन है। तो देखिए कि ये जो है हमारे 2025 के एग्जाम में आने वाले सारे VVI क्वेश्चन है। 2025 के एग्जाम में आने वाला सारा का सारा क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि ये मानव नेत्र से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो अभी तक हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव को अभी लाइक मत करिएगा, अभी लाइक मत करिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव हमारा बेहतर लगे तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर समझ आ रहा है तब भी हाँ, और नहीं समझ आ रहा है तो नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी भावनात्मक अंदाज को जरूर पेश करिए। हम उसे कोशिश करेंगे कि और बेहतर आपको बनाकर देंगे। तो आइए सबसे पहले इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है? नेत्र में प्रकाश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन, प्रकाश के यानी नेत्र में जो प्रकाश किरण जाती है ना बाबू, प्रकाश किरण जाती है तो हमारे नेत्र के अपवर्तन कर जाती है, यानी अंदर प्रवेश करती है। तो अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होती है? अभिनेत्री लेंस के, कि कॉर्निया से, कि परितारिका से, कि पुतली से? तो हमारा आंसर बी होगा, कॉर्निया से जाती है। हमारे नेत्र लेंस में प्रकाश की किरण का अपवर्तन जो होता है नेत्र लेंस में, याद रखिएगा कि नेत्र लेंस में प्रकाश की किरण का अपवर्तन जो होता है नेत्र के किस लेंस से होगा बाबू? तो याद रखिएगा किस लेंस से होगा? कॉर्निया से होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो याद रखेंगे कि अभिनेत्री लेंस को फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमादि द्वारा, परितारिका द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा बाबू? पक्षमाभि द्वारा। पक्षमाभि द्वारा हम फोकस दूरी में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा लेंस जो है ना अभिनेत्री मतलब होता है कि हमारे नेत्र में फोकस दूरी परिवर्तित होते रहता है। आप देखते हैं ना, किसी वस्तु को हम ज्यादा दूर कर देखेंगे तो वो वस्तु हमें छोटा दिखाई देगा, उस वस्तु को अगर हम नजदीक लाकर देखेंगे तो वो वस्तु बड़ा दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें फोकस दूरी में परिवर्तित हो रहा है। तो हमारे नेत्र में, हमारे आंख में कौन परिवर्तित करता है बाबू? तो पक्षमाभि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पक्षमाभि द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो आपको बता दें कि नेत्र गोलक, हमारी आंख की जो गोलाई होती है, हमारी आंख की जो यहां आप गोलाई देख रहे हैं, वो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है बाबू? 2.3 सेमी होता है। हमारे नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेमी होता है। अगला, जब नेत्र की पक्षमाभि पेशियां शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस शिथिल मतलब होता है कि सिकुड़ ना। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी नेत्र की पक्षमाभि पेशियां शिथिल हो जाती है। एक और क्वेश्चन पूछेगा हमारी नेत्र की पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ जाती है, लेकिन इसमें है सिकुड़ जाती है। पक्षमाभि पेशियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और इसमें है कौन सी हो जाती है बाबू? शिथिल हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, जब नेत्र की पक्षमाभि पेशियां शिथिल होती है, क्या होती है बाबू? शिथिल होती है। बस रखिएगा।
तो हमारे पेशियां शिथिल हो जाती है, तो अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाता है? तो बाबू पतला हो जाता है। हमारा लेंस जो होता है ना, अभिनेत्र लेंस जो होता है ना, पतला हो जाता है। याद रखिएगा, जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल हो जाती है, तो शिथिल हो जाती है, इसका मतलब है कि हमारा लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला। अगला क्वेश्चन, जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? तो आप बताइए। शिथिल होगा और जब लेंसवा पतला होगा तो फोकस दूरी में तो परिवर्तन तो जरूर होगा भाई। जब लेंस पक्षमाभी पेशियां क्या होगी? शिथिल होगी, और शिथिल हो जाएगी, और आपको बता दे कि जो वो क्या हो जाएगी? पतला हो जाएगी। शिथिल होती है तो क्या होती है? पतला होती है। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर वहीं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जब शिथिल नहीं, जैसे हम बता दें कि आपको अभी बताए हैं कि शिथिल का अर्थ क्या होता है बाबू? शिथिल का अर्थ होता है लेंस हमारा पतला हो जाना। क्या हो जाना बाबू? पतला हो जाना। तो पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन वही लेंस अगर मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी नहीं, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बोला है, जब लेंस की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो याद रखिएगा कि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां देखिए सिकुड़ जाती है। एक और आपको बता दे, पीछे वाले क्वेश्चन में हम नहीं समझ पाए हैं। शिथिल, शिथिल, शिथिल मतलब होता है कि फैलना। शिथिल मतलब होता है फैलना, और फैलेगी तो लेंस पतला होगा। लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा कि जब शिथिल हो जाएगी, शिथिल का अर्थ क्या होता है बाबू? फैलना। शिथिल का अर्थ आपको बता दे, शिथिल का अर्थ क्या होता है? फैलना। क्या होता है बाबू? फैलना। और फैलेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन यहां है शिथिल नहीं, यहां सिकुड़ जाती है। तो बताइए, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी कि घटेगी? सिकुड़ जाएगी। तो सिकुड़ जाएगी तो लेंस हमारा क्या हो जाएगा बाबू? मोटा हो जाएगा। हमारा लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। और जब लेंस हमारा मोटा हो जाएगा, जब लेंस हमारा मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। याद रखिएगा कि जब मानव नेत्र की पक्षमाभी पेशियां फैलती है तो इसका अर्थ होता है लेंस पतला हो जाता है, और लेंस पतला हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमारा नेत्र की पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है तो सिकुड़ने का अर्थ ये हुआ कि हमारा लेंस मोटा हो जाता है। और लेंस मोटा हो जाएगा तो याद रखिएगा कि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच का समय का अंतर लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा कि कितना होता है? 2 मिनट। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय। वास्तविक मतलब होता है कि जो सूर्योदय हम नहीं देखते हैं, आभासी मतलब जो देख लेते हैं। तो आप बताइएगा, ये ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय और सूर्योदय जो हमें सूर्योदय जो निकलता है ना, वो हमें 2 मिनट बाद हमें दिखाई देता है। सॉरी, 2 मिनट पहले दिखाई देता है, बाद नहीं, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि इसमें हमें दोनों में कितना का, कब का अंतर है? वास्तविक और आभासी में कितना समय लेता है? तो याद रखिएगा कितना मिनट का समय होता है बाबू? 2 मिनट का समय होता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति में क्या बोलते हैं? अबिंदुकता बोलते हैं कि मोतियाबिंद बोलते हैं? तो देखिएगा, हमारा क्रिस्टलीय लेंस जो है ना, दूधिया हो जाएगा। दूधिया मतलब किसी आदमी को देखते होंगे कि यहाँ जो देखिएगा ये करिका भाग है ना, करिका, तो ये कैसा हो जाएगा बाबू? उजला हो जाएगा। आपको यहीं
पर समझा देते हैं लेंस के। यहाँ करिका भाग है ना, ये क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ऐसे हो जाता है, कभी कभी देखिएगा। तो दूधिया हो जाएगा ना, तो याद रखिएगा किसी में कौन क्या होगा जी, तो उसमें याद रखिएगा कि कौन सी हुआ रहेगा, मोतियाबिंद हुआ रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछता है सब्जेक्टिव में, मोतियाबिंद किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि जब मानव नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। तो याद रखिएगा कि दूधिया तथा धुंधला हो जाएगा, तो उसी स्थिति को हम लोग कौन सी बोलेंगे बाबू, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, मोतियाबिंद बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर कर संशोधित किया जाता है। यानी दीर्घ दृष्टि दोष, यानी किसी व्यक्ति में दीर्घ दृष्टि दोष है, क्या है बाबू, दीर्घ दृष्टि दोष है, तो किस लेंस का उपयोग से उसे सही करेंगे। किसी दीर्घ दृष्टि का अर्थ क्या होता है, दीर्घ दृष्टि देखिए बहुत सारे, देखिए यहां दीर्घ दृष्टि दोष, तो बाबू दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, फिर से हम बता देते हैं। दीर्घ, आइए देखते हैं, दीर्घ और एक होता है हमारा कौन सी बाबू, निकट, एक होता है निकट दृष्टि दोष, सॉरी, एक होता है हमारा कौन दोष बाबू, निकट दृष्टि दोष, एक होता है हमारा कौन दोष बाबू, निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ, एक होता है निकट। जौन कहेगा ना वो दिखेगा, जौन बीमारी कहेगा ना वो दिखेगा। जैसे दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है कि दीर्घ को याद रखिएगा कि कभी कभी दीर्घ नहीं बोलता है, कभी बोल देता है दूर दृष्टि दोष। क्या बोलता है प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूर मतलब दीर्घ, निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक। तो दूर दृष्टि दोष मतलब हमें दूर दिखाई देती है लेकिन नजदीक दिखाई नहीं देती है, ठीक उल्टा होता है। और निकट दृष्टि दोष, निकट हमें दिखाई देती है लेकिन दूर दिखाई नहीं देती है। तो क्वेश्चन बोला है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, किस लेंस के चश्मे का, यानी दूर दृष्टि दोष जिसको हो गया है, आप कौन चश्मा पहनाइए उसको, किस प्रकार का चश्मा पहनाइएगा। तो आपको निकट में बताए हुए थे पीछे, कि निकट में बताए थे कि हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर में आपको बताए हुए, तो दूर में याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में आप किस लेंस का उपयोग करिएगा, उत्तल लेंस का उपयोग करिएगा। किस लेंस का उपयोग करिएगा, उत्तल। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए एक और हम आपको ट्रिक बता देते हैं। एक ट्रिक है, बहुत आसान है, UDAN, उड़ान। कौन ट्रिक है बाबू, उड़ान। इसको करना क्या है, बिल्कुल आसान ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा। खाली यहाँ उड़ान में क्या कर दीजिएगा, उड़ जाइएगा। यहाँ यू से होता है उत्तल, क्या होता है बाबू, उत्तल। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है डी से होता है दूर, डी से होता है दूर। याद रखिएगा कि ये दोनों एक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग दूर दृष्टि दोष के करते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए हम कौन लेंस के चश्मा का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस के चश्मा का। यहां देखिएगा, इसका ए से होता है अवतल, ए से होता है बाबू कौन सी, अवतल। और एन से होता है न, यानी हो जाएगा ये हमारा कौन सी, निकट। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए क्या प्रयोग करेंगे, अवतल। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, उत्तल। तो ये याद रखिएगा। इस तरह का ट्रिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक ठोक दीजिए, ठोकिए जल्दी लाइक, और इसको लिख लीजिएगा, यू से उत्तल, डी से दूर, यानी उत्तल दर्पण दूर दृष्टि दोष, उत्तल दर्पण नहीं सॉरी लेंस, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष किस लेंस में करेंगे, तो उत्तल। तो याद रखिएगा कि हमारा उत्तल लेंस होगा। अगला, जरा दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग, किस लेंस का उपयोग करते हैं या संशोधित करते हैं, ये संशोधित करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि जरा दृष्टि दोष किस लेंस से, हम लोग किस लेंस से। तो याद आपको ध्यान में आना चाहिए, अवतल का उपयोग हम निकट के लिए करते हैं, उत्तल का उपयोग दूर के लिए करते हैं। तो जरा दृष्टि के लिए हम लोग द्विफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, जरा दृष्टि के लिए हम लोग द्विफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोकल का अर्थ क्या होता है, द्विफोकल का क्या अर्थ होता है, इसमें अवतल और उत्तल दोनों मिलाकर बनता है बाबू। द्विफोकल नाम है, द्विफोकल मतलब दोनों,
उत्तल और अवतल दोनों को मिलाकर बनता है। किसी किसी आदमी बुढ़ऊ लोग में देखिएगा, बुढ़ऊ लोग में दो दो गो लेंस होगा, कुछ अलग इस प्रकार का आपको बता देते हैं। उन लोगों के चश्मा में देखिएगा गोलका में है तरह इस तरह रहता है। तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों लेंस है, उत्तल भी है और अवतल भी है। अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो आप उल्टा कर दीजिए डायरेक्ट, निकट दृष्टि दोष किस कहां नहीं दिखाई दे सकता है, तो निकट दृष्टि दोष यानी निकट दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है। ठीक उल्टा कर देना है। देखिए अगर कहेगा कि दूर दृष्टि दोष, अगर हम बात करें, अगर कहेगा हमारा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो कहिएगा कि सर दूर में निकट नहीं दिखाई देता है, निकट नहीं दिखाई देता है। अगर हम कहें निकट दृष्टि दोष, तो कहिएगा कि सर हमें दूर दिखाई नहीं देता है, इसमें दूर दिखाई नहीं देता है। ठीक उल्टा। तो बोलिए निकट दृष्टि दोष के लिए कौन, तो निकट के ठीक उल्टा क्या होता है, कौन वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यहां क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ेगा, बहुत आराम से, समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। सस्पिशन, साइंस के क्वेश्चन में सस्पिशन आएगा, एक एक क्वेश्चन आपको। तो आप क्या करिएगा कि देखिए ऑप्शन जो है ना यहाँ है, जैसे यहाँ निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई वस्तु किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। एक और क्वेश्चन हम दिखाएंगे, यहाँ भी सेम वही है, यहाँ भी देखिए तो सारा का सारा ऑप्शन वही है, यहाँ भी सारा का सारा ऑप्शन वही है। हे महाराज, तो कम से कम आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को खूब आराम से पढ़िएगा। अगर आराम से पढ़ लिए तो समझिएगा आप पार कर जाइएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, निकट दृष्टि दोष मुक्त, तो निकट दृष्टि दोष, तो निकट में कहां देख सकता है बाबू, निकट देख सकता है, निकट देखेगा, निकट देख सकता है। और दूर जो है ना उल्टा, दूर नहीं दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट देख नहीं सकता। तो बताइए कौन नहीं देख सकता, दूर नहीं देख सकता। लेकिन एक और बात बता दे, निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। जैसे कि यहाँ अगर हम थोड़ी देर के लिए न को नहीं को हम हटा दे, यहाँ से नहीं को मिटका दे, तो देखिए यही क्वेश्चन पलट गया बाबू। निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो देखने की बात कहे ना, तो जो बीमारियां है ना वो देख लेगा, जो बीमारियां है ना वही देखेगा। और नहीं देखने की बात करें तो जो बीमारी है वो नहीं देखेगा। ठीक इसके उल्टा नहीं दिखेगा, उसके उल्टा नहीं दिखेगा। तो यहां बोला है कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तु रखी साफ साफ दिखाई दे सकता है, स्पष्ट दिख सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष मुक्त वाले कोई व्यक्ति किस प्रकार को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो नहीं देख सकता है तो उल्टा कर दीजिए, तो निकट का अर्थ दो। स्पष्ट देख सकता है, तो देख सकता है तो निकट, तो याद रखिएगा निकट ही होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। तो दीर्घ का उल्टा क्या होता है बाबू, निकट। आपका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अगला, जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है। तो आपको बता दें कि जरा दृष्टि दोष नेत्र की समंजन क्षमता घटने के कारण होता है। हमारे नेत्र में एक समंजन क्षमता होती है, वो घट जाता है ना, उसी के कारण जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखिएगा कि कौन आंसर होगा बाबू, हमारा आंसर क्या होगा, तो ए होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी। तो निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी या तो याद रखिएगा क्या हो जाती है बाबू, घट जाती है। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए तो निकट दृष्टि दोष के उपयोग करने के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस किसी वस्तु को बड़ा कर देता है, यानी फोकस दूरी बढ़ा देता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। लेकिन इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या बीमारी आती है, आपसे पूछा जाएगा निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी में क्या गड़बड़ी आ जाती है भाई, तो कहिएगा कि फोकस दूरी घट जाती है। तो इसके
लिए क्या करेंगे अगर हम पूछते तो कहिएगा कि सर उसके सामने अवतल लेंस लगा दीजिए। फिर पूछेंगे कि अवतल लेंस क्या करेगा तो कहिएगा कि अवतल लेंस किसी वस्तु को छोटा से बड़ा कर कर दिखाता है, यानी उसकी फोकस दूरी को बढ़ा देगा। यानी यहाँ घट गया है तो फोकस दूरी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और उस वस्तु को हम साफ साफ देख लेंगे। तो याद रहेगा ना कि हमारे निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी क्या हो जाती है, तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो क्या हो जाती है बाबू, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्पन्न लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष में देखिएगा बढ़ जाने के कारण इसीलिए हम वहां उत्तल लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस जब फोकस दूरी अब बढ़ जाएगा ना तो उत्तल लेंस उसकी फोकस दूरी को घटा देगा, फोकस दूरी को क्या कर देगा, घटा देगा। यानी उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना बाबू वो छोटा बनाता है। कैसा बनाता है बाबू, छोटा बनाता है। अवतल लेंस बड़ा बनाता है, उत्तल लेंस छोटा बनाता है। तो जब इसकी फोकस दूरी दीर्घ दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है, तो घटाने के लिए क्या करिएगा बता दीजिए, अभी बताएं। घटाने के लिए आप उत्तल लेंस के चश्मे डाल दीजिए, उत्तल लेंस क्या कर देगा, उसकी फोकस दूरी को घटा देगा और हम उस वस्तु को देख लेंगे। यानी याद रखिएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, यानी निकट दृष्टि दोष क्या कारण हो सकता है। नेत्र हमारे गोलक में, गोलाई में अगर बात करें तो निकट दृष्टि दोष को उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा नेत्र गोलक का कौन सी हो जाना, लंबा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष को उत्पन्न होने के कारण नेत्र गोलक का कौन सी हो जाना बाबू, लंबा। मान लीजिए कि नेत्र गोलक ऐसे है, अब ये हो गया पतला, इसी को तो बोले हुए थे शिथिलित हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, शिथिलित हो जाता है, लंबा हो जाएगा। और लंबा होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू, घट जाएगी। तो निकट दृष्टि दोष को फोकस दूरी घट जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी, तो इसी के सामने हम क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे तो फोकस दूरी बढ़ा देगा। तो इसलिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो कहिएगा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या हो जाना, लंबा हो जाना। और लंबा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्या होगा बाबू, घट जाएगा। और फोकस दूरी घटेगा तो आपको वहां किस लेंस, कौन सा लेंस लगा देना पड़ेगा, आपको अवतल लेंस लगा देना पड़ेगा, फोकस दूरी आपकी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए हमारा न्यूनतम होता है। हमारा क्वेश्चन है किसी कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। याद रखिएगा किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, लाल। ये तो सारा आपको याद करना पड़ेगा, किस कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, तो लाल के लिए होता है। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है, तो निकट दृष्टि दोष, यहां थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष में हमारा गोलक क्या हो गया था बाबू, लंबा हो गया था। क्या हो गया था बाबू, लंबा हो गया था। थोड़ा सा हम यहां समय लेंगे आप लोगों के। निकट दृष्टि दोष में लंबा हो गया था, और लंबा हो गया तो उसकी फोकस दूरी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अब फोकस दूरी कम हो गई थी तो बढ़ाने के लिए आप किसके उपयोग किए हुए थे, तो अवतल का उपयोग किए हुए थे। अवतल लगा दीजिए, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। लेकिन वहां है हमारा दूर दृष्टि दोष, दूर मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। तो बताइए लंबा होगा कि छोटा हो जाएगा, तो याद रखिएगा नेत्र गोलक क्या हो जाएगा बाबू, छोटा हो जाएगा, लंबा नहीं हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाने के कारण इसकी फोकस दूरी कम नहीं होगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी बाबू, बढ़ जाएगी। लिख लीजिएगा, ये सारा ट्रिक है। और फोकस दूरी बढ़ेगी तो कम करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में हमारा, निकट दृष्टि दोष होने का कारण है कि हमारा नेत्र गोलक जो है ना, गोलक वो लंबा हो जाता है। और हमारा दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो नेत्र गोलक का क्या हो जाना बाबू, छोटा हो जाना। अगला नहीं कर सकता है, कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो देखिए जिसको मधुमेह से पीड़ित हो ये भी कर सकता है, नहीं कर सकता है।
कौन व्यक्ति नहीं कर सकता है? तो मधुमेह से, शुगर से लेकर आंख से कोई दिक्कत नहीं होता है बाबू। मधुमेह से कर सकता है, दामा से पीड़ित, दामा किसको बोलते हैं? जो आप लोग देखते होंगे खांसी वासी करने के बाद जिसका दम फूलता होगा, इसको दामा की बीमारी बोलते हैं। ये भी कर सकता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित, जिसको ब्लड प्रेशर हाई हो लो हो उससे भी कोई मतलब नहीं है, ये भी कर सकता है। तो मस्तिष्क शोथ से पीड़ित, मस्तिष्क शोथ जिसे बोलते हैं हम सूजन, सूजन अपनी भाषा में बोलते हैं, बहुत सारे आप लोग सुने होंगे जिसे हम लोग थायराइड बोलते हैं। तो थायराइड से पीड़ित व्यक्ति यानी सूजन से पीड़ित व्यक्ति को हम मस्तिष्क शोथ बोलते हैं। तो ये व्यक्ति जो है ना हमारा नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा कि हमारा सही आंसर क्या होगा? डी। मस्तिष्क शोथ से यानी थायराइड या सूजन से कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको हम नेत्रदान करने का एडवाइस नहीं करेंगे, यानी वह नेत्रदान नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान कौन कर सकता है? मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति, हैजा से पीड़ित व्यक्ति, तकनीक शोथ से पीड़ित व्यक्ति। तो आपको बता दे कि नेत्रदान कर सकता है, तो आपको बता दे कि कौन कर सकता है बाबू। तो याद रखिएगा, अभी हम पीछे वाले में पढ़ाए हैं कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति आपका नेत्रदान कर सकता है। तो यहां भी है कि नेत्रदान कौन कर सकता है? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति आराम से, यानी जिसको शुगर वगर है ना वो भी कर सकता है, वो नेत्रदान कर सकता है। हैजा से पीड़ित व्यक्ति नहीं करेगा, तकनीक शोथ अभी बताया है, सूजन से नहीं करेगा। लुकेमिया एक बीमारी है बाबू, यहाँ लुकेमिया, लुकेमिया किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा कि जिसको ब्लड कैंसर होता है, जिसको ब्लड कैंसर होता है, हड्डी हड्डी में जो जमाव हो जाता है ना ब्लड का, उसी को हम लोग बोलते हैं लुकेमिया बोलते हैं। और लुकेमिया से पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना शोथ नहीं कर सकता है। तो नेत्रदान कौन कर सकता है? इसमें कोई नहीं कर सकता है, हैजा वाले भी नहीं कर सकते, हैजा वाले नहीं कर सकते हैं, तकनीक शोथ यानी थायराइड वाले भी नहीं कर सकते हैं, लुकेमिया यानी ब्लड कैंसर वाले भी नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति आराम से हम उसका नेत्रदान कर सकते हैं। अगला, किस कांच का अपवर्तनांक, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा कि बैगनी के लिए होता है। किसके लिए होता है बाबू? बैगनी के लिए। किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा किसके लिए होता है? बैगनी के लिए होता है। इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, बोलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, कि परिकलन के? तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमें इंद्रधनुष जो हमारा दिखाई देता है ना, जिसे हम लोग अपनी भाषा में रेनबो बोलते हैं, तो इंद्रधनुष दिखाई देने का अर्थ है कि उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। अगर हमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा तो हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। तो याद रखिएगा इंद्रधनुष दिखाई देने का क्या कारण है बाबू? तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम होता है? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित कौन होता है बाबू? लाल। देखिए क्यों? क्योंकि यही समझ लीजिए, लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। आप किसी प्रिज्म से होकर प्रकाश को गुजारिएगा ना, प्रिज्म से होकर प्रकाश को गुजारिए तो ये 7 रंगों में विचलित होगा। ये 7 रंगों में विचलित हो, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विचलित हो जाएगा। और सबसे कम विचलित कौन होता है? विचलित मतलब होता है झुकना। विचलित मतलब क्या होता है? झुकना। तो सबसे कौन कम झुकता है? तो याद रखिएगा कि सबसे कौन कम झुकता है? लाल। अब ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर लाल कम क्यों झुकता है? क्योंकि सारे बच्चे को कहीं ना कहीं याद है कि नहीं सर लाल बड़ी खतरनाक है। अरे खतरनाक तो है, अरे खतरनाक है। जो चीज जितनी प्यारी होती है उतनी बाबू खतरनाक होती है। सब किसी की पसंदीदा लाल होती है, और सबसे याद रखना कि जो सबसे खतरनाक होती है तो लाल होती है। यहां ध्यान रखिएगा कि जो अगर आप देखते होंगे तो दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज खोजते हैं। अब आप समझ रहे हैं, खूबसूरत चीज खोजते हैं, जितना खूबसूरत जाइएगा उतना खतरनाक जाइएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। तो अगर हम बात कर दे लाल, तो लाल हमारे लिए कम विचलित क्यों होता है? तो आपको बता दे कि आखिर कम क्यों विचलित होता है। तो आपको बता दे कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और विचलन का अर्थ क्या होता है बाबू? झुकाव। झुकाव मतलब मुड़ाव।
मुड़ा। और लाल रंग का तरंग ध्वज कहने का अर्थ हो गया कि जो आता है ना वो बहुत तेजी से आता है। तो मानकर चलिए कि आप किसी बाइक को आप चलाते होंगे तो देखते होंगे बाइक चलाने वाले को क्या करता है कि जो अगर खूब तेजी से आता है तो जहां मोड़ होता है तो देखिएगा कि जो वहां ब्रेक बांध देगा, यानी स्लो हो जाएगा और आराम से मुड़ेगा, यानी कम विचलन है। क्यों? क्योंकि तेजी से आया है और कम हो गया, कम विचलन है। तो तेजी से आया है तो कम हुआ है। तो याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंग ध्वज तेज होता है, तेज आता है और आता है तो विचलन जो होता है ना कम हो जाता है। अगर जो तेजे आया, तेजे जो मुड़ा, हो गया एक्सीडेंट, हैप्पी बर्थडे मन गया उसका। तो याद रखिएगा कि यहां तरंग ध्वज, लाल रंग का तरंग ध्वज सबसे अधिक होता है। तरंग ध्वज का अर्थ क्या होता है तो कहिएगा सर प्रकाश की चाल, लाल रंग की चाल। चाल तेज है, यानी अगर तेज है तो कम विचलन होगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा है कि सबसे कम विचलन कौन होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग। पूछा जाए क्यों तो कहिएगा कि इसका तरंग ध्वज अधिक होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि किसी प्रकाश के वर्ण में किस रंग का तरंग ध्वज सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा किस रंग का होता है, लाल रंग का तरंग ध्वज। तरंग ध्वज किसका कम होता है, लाल का। और किस वर्ण का तरंग ध्वज कम होता है तो याद रखिएगा बैंगनी का। कौन का? बैंगनी का। याद रखिएगा किसका होता है बाबू, बैंगनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? सबसे अधिक विचलित कौन होता है तो याद रखिएगा कौन होगा बाबू, बैंगनी होगा। अभी हम समझाए हैं कि लाल जो आता है ना वो तेजी से आता है, तेजी से आएगा तो धीरा हो जाएगा, नहीं तो तेजी से मुड़ेगा, तेजी से मुड़ेगा तो एक्सीडेंट तो होगा। तो इसलिए यहां मोड़ पर आकर वो क्या हो जाता है, धीरा हो जाता है, धीरा हो जाता है। लेकिन बैंगनी जो है ना बाबू, बैंगनी वो धीरे ही आ रहा है, धीरे ही आ रहा है। तो आराम से अगर चाहेगा धीरे धीरे आ रहा है तो मोड़ पर भी तेज हो सकता है, तो तेज हो जाएगा आराम से। तो याद रखिएगा पश्चात प्रकाश के कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, तो अधिक विचलित कौन होता है, बैंगनी। कौन होता है बाबू, बैंगनी। कम विचलित कौन होता है बाबू, तो कौन होता है, लाल। अब पूछा जाए क्यों तो कहिएगा इसका तरंग ध्वज, इसका तरंग ध्वज जो है ना बाबू, इसका क्या होता है, अधिक होता है, यानी इसकी चाल जो है अधिक होती है और इसकी चाल जो है ना कम होती है। इसलिए आता है मुड़वा पर तेजी से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाई तेजी से आ रहा है, तेजी से निकलेगा तो दिक्कत होगा, इसलिए वो कम हो जाता है। तो याद रखिएगा प्रकाश के कौन से वर्ण का सबसे अधिक होता है तो बैंगनी। और प्रकाश के किस वर्ण का सबसे कम विचलन होता है? विचलन मतलब एक के बात याद रखिएगा, विचलन का अर्थ होता है झुकाव। झुकाव मतलब झुकाव, आप समझ रहे हैं, मोड़ जिसे हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है? तो प्रकाश की याद रखिएगा कि परिकलन नहीं, अपवर्तन नहीं, परावर्तन नहीं, याद रखिएगा विक्षेपण की घटना है। प्रकाश के आकाश में इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष जो बनता है ना वो प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है तो याद रखिएगा विक्षेपण। एक और क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं इंद्रधनुष में बनने का, तो इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। जब तक आंतरिक परिवर्तन पूरा तरह से नहीं होगा तब तक हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता होगा। आप लोग देखिएगा इंद्रधनुष कभी कम दिखाई देता है, कभी ज्यादा दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष हमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तभी दिखाई देगा। तो यहां बोला है कि इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, लेकिन यहां हमारा क्वेश्चन है आकाश में इंद्रधनुष बनता है किससे, तो याद रखिएगा विक्षेपण से। तो ये दोनों क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बनता है किससे तो विक्षेपण से, दिखाई क्यों देता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। दिखाई क्यों देता है इंद्रधनुष, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। बनता क्यों है तो कहिएगा कि सर कौन चीज से, विक्षेपण से। आज का क्लास हमारा यही तक है, फिर छोटा सा और क्लास इसका होगा, बस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को सबसे टॉप और फिजिक्स को छोड़कर कुछ देर के लिए हम लोग घुसेंगे रसायन में।
रसायन में घुसेंगे, सबसे मस्त रासायनिक अभिक्रिया आपका है, उसमें से हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको समझ आया है तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा, कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी कहिएगा तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए समझ आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं जो भी समझ आ रहा है। तो इसलिए इतना याद रखिएगा कि कमेंट जरूर करना है। और इतना ही के लिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।